28 फरवरी 2026 की सुबह इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर जॉइंट स्ट्राइक लॉन्च किए। न्यूक्लियर साइट्स टारगेट हुई, खामेनेई शहीद हो गए। ईरान ने इसके रिटेलिएट में दर्जनों मिसाइल्स और ड्रोन्स फेंके। यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, हर जगह जहां पर यूएस की बेसिस थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका और ईरान कभी भी हमेशा से दुश्मन नहीं थे। एक वक्त था जब अमेरिका ने ईरान को खुद से न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ दी थी, वही न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जिस पर आज ये इतनी बड़ी वार चल रही है। तो फिर ये दुश्मनी शुरू कहाँ से हुई और अमेरिका आखिर ईरान से चाहता क्या है? तो चलिए जानते हैं ईरान और अमेरिका की पूरी दास्तान। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें तकरीबन आज से 100 साल पहले जाना पड़ेगा। ये बात है 1901 की, जब एक ब्रिटिशर बिजनेसमैन डार्की ने ईरान के साथ एक डील साइन की जिसे नाम दिया गया डार्की कंसेशन। इस डील के मुताबिक डार्की ईरान में ऑयल एक्सप्लोरेशन करेगा और फिर 1908 में ईरान की मस्जिद सुलेमानी में ऑयल निकल आता है। ब्रिटेन ने इस चीज़ से फ़ायदा उठाते हुए एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी बनाई। 1914 तक इस कंपनी के 51% शेयर्स ब्रिटेन के पास थे। मतलब ईरान के ऑयल का ज़्यादातर प्रॉफिट ब्रिटेन को हो रहा था। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो साल आता है 1951 और इस साल में जो पीएम इलेक्ट होते हैं उनका नाम था पीएम मुसद्दिक। मुसद्दिक आते ही ईरान के ऑयल को उनके लिए नेशनलाइज कर देते हैं और ब्रिटेन और अमेरिका को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। ऑपरेशन एजेक्स, जिसके जरिए पीएम मुसद्दिक को ओवरथ्रो कर दिया गया और अमेरिका ने ईरान में उनका पपेट यानी कि रज़ा शाह पहलवी को ईरान का किंग बना दिया। रज़ा शाह पहलवी के दौर में दिखने में तो सब चीज़ बहुत ही मॉडर्न लगती थी, लेकिन अंदर ही अंदर इन्फ्लेशन, गुर्बत और आवाम का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। और इसी गुस्से की आवाज़ बने आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। उन्होंने लोगों को ये बात समझाई कि इस्लाम सिर्फ घर तक महदूद नहीं है, इस्लाम आपको ज़माने के फ़िरौन के सामने खड़े होने का हुक्म देता है। और 1979 में जब ईरान में प्रोटेस्ट हुए तो शाह ऑफ ईरान भाग गया और खुमैनी जो 1964 से लेकर अब तक एग्जाइल में थे वापस आ चुके थे। उन्हें रिसीव करने के लिए सड़कों पर 50 लाख लोग आ गए। ईरान अब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बन चुका था और इसी साल तेहरान में मौजूद अमेरिकन एम्बेसी पर तेहरान के स्टूडेंट्स ने कब्जा करके वहां पर मौजूद लोगों को हॉस्टेज बना लिया। 444 दिन तक अमेरिकन हॉस्टेज रहे और तब से लेकर ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई भी टाइज नहीं बने। इवन यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने ईरान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म करार दे दिया और ये वो लेबल है जो आज तक ईरान के साथ है। और इसी दुश्मनी की आग को भड़काते हुए 1980s में अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को सपोर्ट किया कि वो ईरान के खिलाफ एक जंग शुरू करे, यानी कि ईरान इराक वार। ये जंग 8 साल चली, इसमें 5 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। लेकिन ये प्रॉक्सी वार यहाँ नहीं रुकी। ईरान ने अपना पूरा नेटवर्क खड़ा किया। लेबनान में हिजबुल्लाह, फ़लस्तीन में हमास और यमन में हुसीज़ और इराक में आर्म्ड मिलिशियास। मतलब कि सीधा ईरान नहीं लड़ता था, लेकिन हर जगह ईरान का इन्फ्लुएंस होता था। इसी वजह से बिल क्लिंटन ने 1995 में ईरान पर ऑयल एम्बार्गो लगाई और 1996 में ईरान में इन्वेस्ट करने वाली फॉरेन कंपनीज पर पेनल्टी लगाना शुरू कर दी और इन सैंक्शंस की वजह से ईरान की इकोनॉमी धीरे धीरे तबाह होने लगी। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा था न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये वही न्यूक्लियर प्रोग्राम था जो पहले अमेरिका ने ईरान को खुद ही दिया था। लेकिन रेवोल्यूशन के बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपने पर्सनल लेटर्स के जरिए ईरान को सेंट्रीफ्यूजेस टेक्नोलॉजी दी जिससे यूरेनियम इनरिचमेंट होती है और जब इनरिचमेंट 90% तक हो जाती है तो फिर एटम बम बन जाता है। और 2002 में ये राज फाश हो गया। इन्वेस्टिगेशन टीम ने 2003 में ईरान को एक थ्रेट डिक्लेयर कर दिया और इसी वजह से 2004 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया। अब अमेरिका और ईरान के दरमियान ये प्रॉब्लम्स चली रही थी। 2015 में यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने ईरान के साथ एक डील साइन की जिसका नाम था JCPOA और इसका सिंपल मकसद ये था कि ईरान अपनी न्यूक्लियर इनरिचमेंट रोकेगा और यूएस उस पर से सैंक्शंस लिफ्ट कर लेगा। लेकिन ये डील अमेरिका के न्यू प्रेसिडेंट को बिल्कुल पसंद नहीं आई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप। Members of Congress and stronger than ever before. उन्होंने आते इस डील को कैंसिल किया और उनके मुताबिक ये डील सिर्फ वन साइडेड थी। मतलब कि इससे सिर्फ ईरान को फ़ायदा हो रहा था। ईरान ने भी इसके जवाब में इनरिचमेंट तेज़ कर दी और फिर डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में ही टेंशन इतनी तेज़ हो गई कि 3 जनवरी 2020 को बगदाद एयरपोर्ट पर कुछ फोर्स कमांडर कासिम सुलेमानी अमेरिकन ड्रोन स्ट्राइक में शहीद हो गए। और कासिम सुलेमानी कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि ईरान में उसको आयतुल्लाह अली खामेनेई के बाद सेकंड मोस्ट पावरफुल मैन समझा जाता था। के रिटेलिएशन में ईरान ने इराक में मौजूद यूएस बेसिस पर बैलिस्टिक मिसाइल्स मारे। कासिम सुलेमानी के शहीद होने के बाद ये टेंशन्स बिल्कुल ख़तरनाक हो चुकी थी।
और तभी 2025 में इसराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया। 200 से ज़्यादा इजरायली जेट्स के ज़रिए नातांज, इस्फहान और फोर्डो में सरप्राइज अटैक किए गए, जिसमें तकरीबन 600 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए। ईरान ने इसके जवाब में 500 मिसाइल्स और 1000 ड्रोन से रिटेलिएट किया, लेकिन ये जंग 12 दिन चलने के बाद अमेरिका के ज़रिए सीज़ फायर पर आ पहुंची। और जंग के सिर्फ 6 महीने बाद यानी कि दिसंबर में ईरानियन रियाल अपनी ऑल टाइम लो वैल्यू पर आ चुका था। मतलब कि ईरानियन रियाल अपनी वैल्यू 90% तक खो चुका था। इस चीज़ को देखते हुए ईरानियन बाज़ार मर्चेंट्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए और ये प्रोटेस्ट स्प्रेड होते होते 31 प्रोविंसेस तक पहुंच गए। मतलब कि इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद सबसे बड़े प्रोटेस्ट। और फिर ईरानियन गवर्नमेंट को मजबूरन एक क्रैकडाउन करना पड़ा, जिसमें तकरीबन 5000 से ज़्यादा लोग मारे गए। और इसी चीज़ को देखते हुए ट्रंप ने ट्वीट किया कि हेल्प इज़ ऑन इट्स वे। और आहिस्ता आहिस्ता अमेरिकन मिलिट्री ईरान के इर्द गिर्द जमा होने लगी और फिर 28 फरवरी को अटैक्स हो गए। ये वही वाक़या था जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, जिसमें खामेनाई शहीद हुए थे। ईरान ने इसके जवाब में बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स तो मारे, बल्कि अपना सबसे पावरफुल टूल भी इस्तेमाल किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ की। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ कितना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में मैंने अपनी इस वीडियो में बात की है, लेकिन शॉर्टली समझने के लिए आप ये जान सकते हैं कि यहाँ से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है और इसे बंद करने की वजह से ग्लोबल प्राइसेस हाई हो गई। और अब ये वार भी तकरीबन 50 दिन से ज़्यादा चल रहा है और सीज़ फायर टॉक्स अभी भी पेंडिंग है। इसमें अमेरिका का स्टैंड है कि ईरान अपनी इनरिचमेंट रोके और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ को खोल दे, लेकिन ईरान का ये कहना है कि पहले अपनी वारशिप्स हटाओ, उसके बाद बात करेंगे। ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि एक नया चैप्टर शुरू हुआ है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इमाम खामेनाई की बायोग्राफी देखना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।